नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर लें फ्राइडे की, तो उससे पहले अगर जब हम थर्सडे की बात कर लें तो अप्रैल सेशन समाप्त हुआ था एक्सपायरी, और फ्राइडे को शुरू हो गया मई सीरीज की पहली ट्रेडिंग थी, और फ्राइडे था इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे भी। और मार्केट ने चल दी चाल और पकड़ लिए निफ्टी ने रफ्तार, और वही हुआ जिसका था सबको इंतजार। आने निफ्टी हो गया 18। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 20 फरवरी के बाद दोबारा से 18,000 को लेवल पार करने में कामयाबी हासिल की, और चाल ऐसी की मंदी करने वाले की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। जोरदार तेजी के साथ वन वे ट्रैक पे चला निफ्टी। और अगर बात करें प्रीवियस क्लोज जहां 17,915, तो वहीं ओपन हुआ है 17,950 पे। और जैसे ही ये 17,950 पे ओपन हुआ तो एक अहम लेवल था 18,000 का, तो सबको एक डर था, मार्केट में एक नर्वसनेस थी कि यहाँ से मार्केट हो सकता है आपको नीचे का लुढ़क जाए या फिर 18,000 के लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मार्केट को सबके लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन मार्केट ने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए उसने मार्केट को तोड़ा और फिर लो लगा दिया 17,885 का लगा। चलो अब तो मार्केट नीचे ही नीचे है, लेकिन फिर वहां से मार्केट ने ऐसी छलांग भरी कि मार्केट ने 18,000 को लेवल को तोड़ के हाई लगा दिया 18,090 के लगभग, और फिर मार्केट आखिर में क्लोज होने में कामयाब रहा 150 अंकों की बढ़त के साथ 18,065 पे। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। आगे हम बात करेंगे मार्केट के बाद कि वोल्टास के आए Q4 रिजल्ट कैसे रहे, और वोल्टास ने कंपनी के डिविडेंड को लेके क्या कहा है, और एक खास बात करेंगे कि वोल्टास का कौन से कंपनी से करार टूट गया है अभी फिलहाल में, और हम बात करेंगे कि वोल्टास को लेकर प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का क्या राय है, और ख़ास करके हम बात करेंगे करंट लेवल पे वोल्टास के साथ यहाँ से बाई करें, सेल करें या होल्ड करें। और एक बात हम इसमें चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट कि एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि जैसा कि मार्केट ने बैंक निफ्टी 43,000 को पार कर गया है, निफ्टी 18,000 को पार कर गया है, तो इस लेवल से मार्केट की चाल क्या बन रही है, और एक डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट आउट ऑफ फियर हो गया है, आनी रिसेशन और जो मंदी का डर था, क्या मार्केट उस डर से बाहर निकल गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टास के क्वार्टर रिजल्ट पे। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास का क्वार्टर रिजल्ट यानी मार्च का फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आ गया 17 अप्रैल को इसने रिजल्ट जारी किया है, और मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट देखा गया, और ये पहुंच गया है 143 करोड़ रुपए पे आ गया है लुढ़क के। देखिए नेट प्रॉफिट में जहां 22% की आपको गिरावट दिख रही है, वहीं अगर दूसरे तरफ देखें तो पिछले वित्त वर्ष से समान तिमाही में अगर हम मार्च तिमाही से कंपेरिजन कर लेते हैं इसके रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में आपको 11% की उछाल दिखाई दे रही है। जहां एक साल पहले रेवेन्यू 2667 करोड़ हुआ करती थी, वहीं मार्च क्वार्टर में बढ़ गई है 2957 करोड़। अब आइए बात कर लेते हैं वोल्टास को लेकर कि कौन से कंपनी में उनका हाल ही में करार टूट गया है। तो हांगकांग की एक कंपनी थी हाईली इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके साथ वो एसी का खास करके कंप्रेसर बनाने के लिए उनका करार था कि हम इंडिया में एक ज्वाइंट प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करेंगे, मिल के बनाएंगे। लेकिन सेंट्रल सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनसे उनका अप्रूवल नहीं मिल पाया, और जिसके कारण इनका जो है अंततोगत्वा ये डील होने से रह गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वोल्टास ने डिविडेंड को लेके क्या कहा है। तो इन सब के बावजूद यानी मिले जुले रिजल्ट के बावजूद, जैसा मैंने कहा था कि क्वार्टर बेसिस पे तो इनके रिजल्ट सुधरते नज़र आ रहे हैं, बट हम जहाँ पे ईयर टू ईयर कंपेरिजन करते हैं तो रिजल्ट आपको थोड़े से खराब नज़र आते हैं, हालांकि उतने खराब रिजल्ट नहीं है। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो इन सब के बावजूद कंपनी ने शेयर धारकों को 4 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के रूप में इनको डिविडेंड देने का ऐलान किया फिनेंशियल ईयर 2023 में। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का वोल्टास के ऊपर क्या नज़रिया है, जो कि आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लेने में इस चीज़ को आसान कर देगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं गोल्डमैन सैक्स की। तो गोल्डमैन सैक्स ने वोल्टास पे अपनी जो बिकवाली की राय है उसको इन्होंने बरकरार रखा, और आगे इन्होंने तर्क दिया है कि खास करके जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों से ये कंटिन्यू थोड़ा सा घट रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात को भी माना है कि आरएसी जो है यानी रिटर्न और कैपिटल है और रेवेन्यू की जहाँ मार्जिन की बात कर लें तो वहाँ कंपनी उम्मीद के मुताबिक अच्छी काम कर रही है। तो गोल्डमैन सैक्स का आपने सुना, थोड़ा सा इनका नज़रिया नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये उतना बुरा नहीं मान रहे रिजल्ट को। वहीं अगर मॉर्गन स्टैनली की बात कर लें तो वोल्टास पर इक्वल वेट उन्होंने जारी रखा है, और उन्होंने रेटिंग बरकरार रखी, और उन्होंने टारगेट दिया है 919 रुपये का। आइए अब हम थोड़ी मार्केट की बात कर लेते हैं। खास करके इस लेवल पे मार्केट पे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब निफ्टी ने आपको 18,000 का लेवल तोड़ दिया है, बैंक निफ्टी ने 43,000 का लेवल तोड़ दिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या कह रहा है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम FII की बात कर लेते हैं, FII DI की बात कर लें तो अप्रैल, अगर खास करके मिड अप्रैल की बात कर लें तो FII ने जम के बिकवाली करी। मैं आपको डाटा सामने दिखा रहा हूँ।
और अगर बात करें तो मिड अप्रैल से पहले हाँ एफआईआई ने थोड़ी खरीदारी करी है, और थोड़ी खरीदारी आपको मिड अप्रैल से पहले एफआईआई ने इसलिए करा था कि अगर इसका मार्च का डाटा देखेंगे तो मार्च में खास करके एफआईआई ने जम के बिकवाली करी थी। अब आइए थोड़ा हम उस पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से आजकल के न्यूज़ मीडिया लोगों में एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं पिछले 15 दिन पहले का डिस्कशन कर लें तो पिछले 15 डिस्कशन हर न्यूज़ पे जहाँ भी आप बिजनेस न्यूज़ देखते होंगे यही चल रहा था कि निफ्टी को अब 18,000 लेवल पार करने में तो शायद पूरा साल भी निकल जाए, इसके पसीने छूट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। वहीं मात्र अभी देखें तो पिछले सप्ताह के ट्रेडिंग डे में ही अगर एक सप्ताह का हम ट्रेडिंग डे को ही मान के चलें तो इसमें से पूरे तरह से अब आपके नैरेटिव को चेंज किया जा रहा है। आजकल क्या क्या चल रहा है, खास करके फ्लैशबैक में देखिए तो ग्लोबल मार्केट में मंदी के लेकर थोड़ा डर कम हुआ, ये चलाया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे हर जगह इसकी डिस्कशन हो रही है और कि ग्लोबल मार्केट में मंदी का डर थोड़ा कम हुआ। अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी का डर थोड़ा कम हुआ, अनिश्चितता कम हो गई, तो फिर गोल्ड और सिल्वर के दाम में इतना बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रहा है, थोड़ा सा आप इस बात पर गौर जरूर करिएगा। दूसरी बात जो गौर करने वाली है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने मान लिया यूएस में महंगाई बढ़ी थी, पहले भी यही बोला जाता था कि उसका महंगाई का असर इंडिया में कुछ नहीं पड़ेगा, और हमने ज़बरदस्त महंगाई की मार देखी। उसी तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूएस में जो बैंकिंग संकट है उससे इंडिया पे बैंकिंग संकट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो हमने इस बात को मान लिया, जब इंडिया में बैंकिंग संकट नहीं है या फिर इंडिया पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो बैंक का तमाम टियर 1 बॉन्ड से पैसे जुटाने के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट से अब लगभग बड़े बड़े सारे बैंक बाहर विदेशों से कर्ज लेने के लिए क्यों जा रही है, आपको इस बात पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंता बरकरार है, ग्लोबल डिमांड, इस बात को मान रहे हैं एनालिस्ट कि ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंता बरकरार है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्या यूएस फेड अब अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्या ऐसा उन्होंने कह दिया है? क्या यूरोप का संकट दूर हो गया? यूरोप संकट से मेरा तात्पर्य है खास करके रसिया यूक्रेन वार से। रसिया यूक्रेन वार से लगभग देखें तो धीरे धीरे यूरोप में ये दायरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप के कई देश इसके डायरेक्टली और लगभग इनडायरेक्टली तो पूरा यूरोप ही इसमें डिस्टर्ब है। और एक चीज़ जो दुनिया को डरा रही है वो था रिसेशन का डर। तो क्या रिसेशन का डर खत्म हो गया? क्या रिसेशन अब नहीं आएगा? क्या रिसेशन रुक गया? ऐसा कहाँ सिंबल मिल रहा है? तो इन सब चीज़ों को लेकर जो दुनिया में डर कायम है, अभी भी उससे मतलब आउट ऑफ फियर मार्केट नहीं जा पाया है। अगर मेरे विचार से बात करें तो ये फियर बरकरार है, लेकिन ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो मात्र 1000 के पॉइंट के चाल से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक समेत कई बड़े बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझे, और ख़ास करके सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में यही कहा जाता था कि ये स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक है, और जब ये बैंक डूबा था तो एक रफली डेटा आया था कि इंडिया के 60% जो स्टार्टअप्स है उनके अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में हैं। अब उनके जब अकाउंट सिलिकॉन 60%, ये डाटा आप थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, 60% स्टार्टअप जो इंडिया के हैं, बड़े स्टार्टअप जो बेट रूप से इंडिया में उनको काउंट होता है कि अच्छे स्टार्टअप्स में से हैं, उनके 60% स्टार्टअप्स का अकाउंट वहाँ था। अब अकाउंट जब सिलिकॉन वैली में था, सिलिकॉन वैली जब क्राइसिस आया तो क्या हुआ, या तो वहाँ से उन्होंने लोन ले रखा होगा तो डिफ़ॉल्ट होंगे, या फिर अगर उन्होंने वहाँ उनकी डिपॉजिट्स होगी तो उनके डिपॉजिट डूब गए होंगे। तो दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ तो एक चीज़ हुआ होगा, और उसका अभी तक साफ साफ डेटा आपके सामने नहीं आ रहा है। अगर हम इन सारी ग्लोबल एक्टिविटी को एक बार लेके चलें तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि किसी भी तरीके से मार्केट जो है अभी वो आउट ऑफ फियर हो गया है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा इस चर्चाएं करते करते ये चर्चा आम हो गई थी, लोगों को लग रहा है अब सब कुछ साइड ठीक हो गया, अब तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अभी मुझे ये डर सता रहा है। और एक बार अभी भी जैसा मैंने पहले से ही बता रहा था कि इसका जो बॉटम बनने वाला है वो जून तक ही जाके बनेगा, और यहाँ से मुझे अभी भी लग रहा है ये गिरावट तो निफ्टी में बनती है। और ख़ास करके बैंक निफ्टी का जो जिस तरह से इन्होंने रफ्तार पकड़ा है, तो बैंक निफ्टी के रफ्तार में मुझे कुछ ज़्यादा ही शक हो रहा है। और वैसे हालात में जब बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा अभी नहीं चल रहा है, तो ये मुझे चीज़ें थोड़ी सी डरा रही है, और मुझे लग रहा है इस बार की जो गिरावट होगी खास करके निफ्टी में, उसको लीड करेगा बैंक निफ्टी।